प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम अपनी ये वीडियो प्रसारित करने जा रहे हैं। बच्चों, अपने रसायन विज्ञान का नेक्स्ट यूनिट जिसका हम आज अध्ययन करेंगे वो है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन को कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब इसको समझने से पहले हमें समझना होगा आखिर ये पृष्ठ क्या है। तो बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सीमा रेखा होती है, जो लिमिटेशन लाइन होती है, उसको हम पृष्ठ कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी की सीमा निर्धारित होती है हमारी स्किन की अपर मोस्ट लेयर से। स्किन हमारी कई लेयर की बनी होती है, उसी तरह पृष्ठ भी कई लेयर्स का होता है और ये निर्धारण करता है कि ऑब्जेक्ट या सिस्टम कहाँ तक वेरी है, कहाँ तक स्थित है। अर्थात सरफेस का मतलब किसी भी ऐसे तल से है जो दो घटकों को अलग अलग करता है। जैसे हमारी स्किन हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को और एटमॉस्फेयर को, दोनों घटकों को अलग अलग करने का काम करती है। ये एक लिमिटिंग लाइन होती है। अब पृष्ठ को समझने के बाद समझेंगे पृष्ठ रसायन क्या है। अच्छा, पृष्ठ को या सरफेस के बाद एक चीज और समझेंगे कि जो पृष्ठ को यदि हम कई पार्ट्स में या उसको कट करते जाएं तो फेस के बाद, तल के बाद मिलता है इंटरफेस। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में अपने किसी भी एप्लीकेशन को देखते हैं तो उसके बाद उसके अंदर और स्टेप आते चले जाते हैं जिन्हें हम इंटरफेस कहते हैं। उसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में स्किन तो सरफेस हो गई या फेस हो गया एक हमारी बॉडी का। इस सरफेस के अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी भी अपनी अपनी लिमिटिंग लाइंस हैं, उनकी भी सीमा रेखाएं हैं, तो वो सब इंटरफेस कहलाएंगे। हार्ट के ऊपर की जो स्किन है उसने हार्ट के स्थान को निर्धारित कर रखा है, वो हार्ट का, वो हमारी बॉडी का एक इंटरफेस है। लीवर हैं, किडनी हैं, सब के ऊपर एक एक कवरिंग जो होगी वो इंटरफेस कहलाएगी। अब पृष्ठ रसायन का तात्पर्य है किसी भी ऐसी घटना का अध्ययन करने से जो किसी ऑब्जेक्ट के या किसी पदार्थ के, किसी मैटर के पृष्ठ पर हो रही है, उसकी सतह पर होती है, सरफेस पे। तो परिभाषित कैसे करेंगे इसको हम? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है? तो ऐसी रसायन विज्ञान की वो ब्रांच जिस पर हम सरफेस पर होने वाली, ये एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस केमिस्ट्री जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, यानी पृष्ठीय प्रक्रिया या पृष्ठीय प्रक्रिया। वह सरफेस फिनोमिना या पृष्ठीय प्रक्रिया है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिस्टम, किसी भी मैटर या द्रव्य की सरफेस पर, सरफेस या पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है?
तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी द्रव्य की, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो, मुख्यतया ठोस और द्रव ही होंगे, तो परिभाषा में इसे इंक्लूड कर लेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक, अच्छा, अब परिभाषा तो हम समझ गए। अब जरा इसका उदाहरण देखें, जैसे कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत अध्ययन की जाएंगी। तो जैसे लोहे पर जंग लगना, यानी रस्टिंग, उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, यो इसका एक उदाहरण हो गया सरफेस का। जितनी भी क्रियाएं हैं जो केवल सरफेस पर होती हैं, लोहे पर जंग लगना, ये सरफेस केमिस्ट्री का उदाहरण हो गया, या इसका क्या नाम, पृष्ठ रसायन का। और इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, जो होली पर रंग लगाए जाते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर लगते हैं, तो अब स्किन भी हमारी बॉडी की सरफेस है, इसलिए ये उदाहरण भी काहे का हो गया, पृष्ठ रसायन का। अब पृष्ठ रसायन पर मुख्यतया हम दो प्रकार की प्रक्रियाओं से परिचित हैं। एक होती है अधिशोषण, एक होता है अवशोषण। अधिशोषण का मतलब क्या है, अधिशोषण ये, और दूसरा होता है अवशोषण। अवशोषण, अधिशोषण को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, और इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। थोड़ा सा अंतर है, क्लियर करेंगे अपने मैटर को। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण का एडजॉर्प्शन होता है नाम, और अवशोषण का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अधिशोषण क्या है, और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम, मजे की बात यह है कि इस पूरे चैप्टर को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला होगा अधिशोषण, ये जो एडजॉर्प्शन है, एक तो ये जो हमारे सिलेबस को कंप्लीट करेगा, एडजॉर्प्शन। और दूसरा होगा उत्प्रेरण, कैटालाइसिस, उत्प्रेरण। और तीसरा होगा कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइड स्टेट, कोलोइडल स्टेट, ऐसे ये 3 भागों में हम इसे पूरा करेंगे। तो पृष्ठ रसायन में जिन मुख्य टर्म से हम परिचित हैं वो है अधिशोषण और अवशोषण। इसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कौन सी प्रक्रिया अधिशोषण की है और कौन सी अवशोषण की है। तो बच्चों इसको यहीं क्लियर कर लें, अधिशोषण किसी भी द्रव की या किसी भी द्रव्य की, किसी भी सिस्टम की वो प्रक्रिया है जो केवल सरफेस पर होती है, अर्थात वह प्रक्रम जिसमें गैस या विलयन के काम किसी पदार्थ, और वो पदार्थ अक्सर हम लेते हैं ठोस, उसके पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, वो अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण में क्या होता है, किसी भी पदार्थ के जो कण हैं वो उसके पृष्ठ से जुड़ जाते हैं, पृष्ठ, सरफेस जो मैंने अभी समझाया था, उससे जुड़ जाते हैं, तो ये प्रक्रम कहलाता है अधिशोषण। जबकि अवशोषण क्या है, अवशोषण में जो ये कण हैं ये पृष्ठ के साथ साथ उसके बल्क या स्थूल इसमें भी जुड़ जाते हैं, तो इसको हम अवशोषण कहते हैं। अब इसको जरा एक एग्जांपल से समझें। मान लीजिए मैंने एक बीकर में ये पानी लिया, ठीक है, पानी ले लिया, और इसके अंदर मैंने
एक चौक डिप, यहाँ पानी भर दिया और इसमें एक चौक डिप करी और तुरंत ऊपर को निकाल ली। ये चौक क्या होगा, इस चौक पर क्या होगा, इसकी ऊपर की सतह गिल्ली हो जाएगी ऊपर वाली। अगर हम तोड़ कर देखेंगे तो अंदर से सूखी निकलेगी चौक, लेकिन ऊपर वाली जो ये सतह है ये गीली हो जाएगी इसकी, ये पानी को सोख लेती है। तो ये प्रक्रिया कौन सी है, ये अधिशोषण की है, ये अवशोषण नहीं है। ये जो है सतह है, यही सरफेस है, यही पृष्ठ है। अगर केवल पृष्ठ पर घटना हो रही है तो वो अधिशोषण के अंतर्गत आएगी। यदि बल्क, अब बल्क या स्थूल क्या होता है, ये वाला भाग, इसके अंदर तक का भाग पूरे का पूरा, ये बल्क कहलाता है। पृष्ठ के अंदर वाला भाग, पृष्ठ 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट पे या पदार्थ पर निर्भर करता है, इतनी लेयर का हो सकता है। सारी की सारी लेयर इसमें पृष्ठ में नहीं आती हैं। ऊपर वाला भाग पृष्ठ होता है और अंदर वाला भाग बल्क होता है। तो जब हम चौक को डिप करते हैं जल में और वो ऊपर से उसकी सतह गीली हो जाती है तो इसे हम कहते हैं अधिशोषण। अगर इसको हम काफी देर छोड़ दें, कुछ समय के लिए इसको पानी में छोड़ दें, तो ये चौक पानी को सोख कर अंदर तक नम हो जाती है, अंदर तक गिल्ली हो जाती है। कुछ समय बाद तो ये घुलने लगेगी, घुलना तो नहीं कहेंगे, गलना कहेंगे, गलने लगेगी। उस स्थिति में इसमें पानी के पार्टिकल्स या पानी के कण पृष्ठ पर तो उपस्थित हैं ही, इसके बल्क में या स्थूल में भी चले गए, तो वो प्रक्रिया अवशोषण के अंतर्गत आती है। तो इसको क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि अधिशोषण के अंतर्गत केवल प्रक्रिया होती है पृष्ठ पर और अवशोषण के अंतर्गत होती है स्थूल में या उसके बल्क में। ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण जो आप लोग डेली महसूस करते होंगे, हम घरों में चाय के साथ बिस्किट या रस उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसको चाय में डिप करते हैं तो अगर थोड़ी देर भी रोक दोगे तो बिस्किट गल के चाय में ही रह जाता है, और तुरंत निकाल लेंगे तो वो मुलायम नरम हो जाता है। ठीक है। तो ये क्रिया काहे की है, अगर तुरंत निकाल लिया तो अधिशोषण, केवल उसकी सतह पर चाय का उसने एक्सेप्ट किया, चाय के कणों को अपनी केवल सतह पर ही स्थित किया या इकट्ठा कर लिया, और अगर कुछ देर रख देंगे तो वो अवशोषण हो जाता है। उसके अंदर तक स्थूल भाग में भी चाय के कण पहुंच जाते हैं और वो गलन की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। ऐसे ही रस है, कुछ लोग जिसमें कहते हैं कि रस से तो चाय पीना क्या है, चाय को खाया जाता है। तो रस में क्या होता है, रस भी एक प्रकार का बिस्किट है, बेकरी में बनता है। वो जब हम चाय में डिप करते हैं वो चाय को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि उसमें चाय रस के स्थूल भाग में भी प्रवेश कर जाती है। तो ये क्रिया होती है अवशोषण की। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे इन टर्म का फर्क क्या है अधिशोषण में और अवशोषण में। ये बहुत परेशान करती हैं बच्चों को। अब अवशोषण हमारे में इतना डीपली नहीं है, लेकिन हमारा सिलेबस मांग करता है अधिशोषण की। तो जैसा मैंने बताया, अधिशोषण कौन सी क्रिया है, जिसमें गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं या पृष्ठ पर आकर एकत्रित हो जाते हैं, वो क्रिया कहलाती है अधिशोषण। ठीक है। किसी भी ठोस की केवल सतह द्वारा किसी पदार्थ को संयोजित करना, ये अधिशोषण कहलाता है। अगर और हम शॉर्ट में करें तो किसी ठोस या कभी कभी द्रव भी लेंगे इसमें, की सतह द्वारा, जैसा कि मैंने बताया सतह ही प्रक्रिया है, सतह द्वारा क्या करना, किसी अन्य पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को, किसी पदार्थ को संयोजित करना, अपने से जोड़ना, संयोजित करना,
क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? किसी भी ठोस या द्रव की सतह द्वारा किसी पदार्थ को संयोजित करना या उसको इकट्ठा करना या अपनी सतह पर चिपकाना, कोई भी शब्द यूज कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अब बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ के आए हैं कि विलयन में दो अवयव होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। उसी तरह से अधिशोषण के भी दो अवयव हैं। जो एड्सॉर्प्शन है, इसके दो अवयव हैं या दो घटक हैं। पहला कहलाता है अधिशोष्य, अधिशोष्य या एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। और दूसरा घटक कहलाता है अधिशोषक, अधिशोषक या एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। अब इनका क्या मतलब है? तो बच्चों, अधिशोष्य का मतलब है कोई भी वो पदार्थ जो अधिशोषित होता है या जो किसी भी अन्य पदार्थ के पृष्ठ पर एकत्र होता है, वो अधिशोष्य कहलाता है। और अधिशोषक कौन है? वो पदार्थ जो अपने पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ को अधिशोषित करता है, वो अधिशोषक कहलाता है। चौक वाले केस में जो पानी है वो अधिशोष्य है और चौक की सतह क्या है? अधिशोषक, अधिशोषक। बिस्किट, चाय या फैन, इसके केस में बिस्किट की सतह अधिशोषक है और चाय अधिशोष्य है। ठीक है, तो ये इसके दो अवयव होते हैं। अधिशोषण के अवयव कह दें या घटक कह दें, दो चीजों से मिलकर ये प्रक्रिया पूरी होती है, अधिशोष्य से और अधिशोषक से। अब जैसे इसका एक मैं आपको जीवंत उदाहरण दूं। आप लोग बाजार से कोई नया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लाए, कोई ऑपरेटर, मोबाइल लाए नया, तो आपने क्या देखा? बॉक्स के अंदर मोबाइल के साथ एक ऐसी पुड़िया सी और रहती है और उसमें जैसे दाने से महसूस होते हैं, जैसे चने के उसके मसूर के दाने हों या सरसों के दाने हों, इस तरह की। ये क्या कहलाती है? ये क्या चीज है? क्यों रखते हैं? कोई तो इसका औचित्य होगा रखने का। किसी भी नई चीज में, मोबाइल हो या आप मान लीजिए मिल्टन की केतली लाए, उसके अंदर पड़ी हुई मिलेगी। अच्छी कंपनी के जूते लाओगे, जूतों के बॉक्स में पड़ी हुई मिलेगी ये चीज। ये क्या होती है? ये एक पदार्थ है जिसका काम है नमी को अवशोषित करना। ये क्या करता है? नमी को अधिशोषित, अधिशोषित, अवशोषित नहीं करता। अवशोषित करता तो गल जाता या नष्ट हो जाता। अधिशोषित करता है, अपनी केवल सतह पर अधिशोषित करता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर उसको सतह से हटा देता है। जब कुछ वातावरण गर्म होता है तो उसको उत्सर्जित कर देता है। ये होती है सिलिका जेल, सिलिका जेल। सिलिका जेल पदार्थ होता है, उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड, इनका हम प्रयोग करते हैं। इसका काम है उस बॉक्स में या उस स्पेस में उपस्थित नमी को अधिशोषित कर लेना, जिससे इंस्ट्रूमेंट की कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब नमी होगी तो कुछ ना कुछ नुकसान कर देगी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डेवलप कर देगी, तो वो डेवलप ना हो, उसको अलग करने के लिए या उसका काम तमाम करने के लिए ये सिलिका जेल की एक पोटली सी उसमें डाली जाती है। तो एक उदाहरण तो हुआ सिलिका जेल का, एडजॉर्प्शन का। एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं, चारकोल।
क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? ये वही चारकोल है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है चारकोल। चारकोल क्या है? ये वो पदार्थ है जो अपनी सतह पर बदबू, गंध या कलर इनको अधिशोषित कर लेता है। दो तरह का ये चारकोल होता है। एक जंतु चारकोल, एनिमल चारकोल, इसे जानतव चारकोल भी कहते हैं, जानतव चारकोल। और दूसरा होता है प्लांट चारकोल। प्लांट चारकोल क्या करते हैं इसमें? किसी भी पौधे की लकड़ी, मुख्य रूप से इसमें हम नारियल के चारकोल का प्रयोग करते हैं, उसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इतना गर्म कर देते हैं कि उसके अंदर का जितना भी वेपोराइज होने वाला पार्ट है वो निकल जाता है और वो पदार्थ जिसका हम भर्जन या निस्तापन कर रहे हैं, इस क्रिया को भर्जन या निस्तापन कहेंगे, वो सरंध्र हो जाती है, छिद्रित। वो जो पदार्थ है वो छिद्रित हो जाता है। जैसे लकड़ी को हमने जला दिया, जलाया कैसे? वायु की अनुपस्थिति में। वायु उपस्थित ना हो, वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो राख बन जाएगी। अनुपस्थिति में जलाओगे तो लकड़ी के अंदर का जितना भी बाष्पशील पदार्थ हैं वो सब बाष्पित हो जाते हैं और जो कार्बन या कोक है वो शेष रह जाता है। उसको हम कहते हैं चारकोल। ये तो प्लांट चारकोल हो गया। एनिमल चारकोल में भी ये होता है। बोन्स को या हड्डियों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, उससे एनिमल चारकोल प्राप्त होता है या जानतव चारकोल। इस चारकोल का हम अपने जीवन में बहुत कई जगह उपयोग करते हैं। इसके बिना तो संभव ही नहीं है इस समय लाइफ। जितने भी सफाई के काम हैं वो सब चारकोल की मदद से संपन्न किए जा रहे हैं। जैसे खाने में जो फैक्ट्रीज में चीनी बनती है उसका कलर ब्राउन कलर का होता है। पहले जब वो गन्ने के रस से उसको बनाते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, तो वो ब्राउन कलर की होती है। लेकिन हमारे घरों तक आते आते वो कैसी दिखाई देती है हमें? बिल्कुल व्हाइट। कैसे हो जाती है? उस ब्राउन कलर की चीनी को जंतु चारकोल में प्रवाहित किया जाता है और ये जंतु चारकोल उसके ब्राउन कलर को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और इस तरह चीनी को साफ कर देता है। ऐसे ही आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि जो कोल माइन में, कोयले की खानों में मजदूर खदान का काम करते हैं, वो एक मास्क लगाए रहते हैं। आजकल तो सभी मास्क लगा रहे हैं, कोरोना काल है, तो वो मास्क हमारे मास्क से डिफर होता है, इससे भिन्न होता है। उसमें चारकोल यूज होता है और उस चारकोल को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कोल माइंस में, कोयले की खानों में कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसें उपस्थित होती हैं और ये चारकोल उन जहरीली गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तो इस तरह चारकोल दो प्रकार का, एनिमल चारकोल या जानतव चारकोल या जंतु चारकोल, प्लांट चारकोल, वनस्पति चारकोल। और ये काम क्या करता है? अपनी सतह पर हानिकारक गैसों का या गंदगी का, कलर्स का या गंध को भी अधिशोषित कर लेता है। ऐसे हमारे टूथपेस्ट में चारकोल होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर का इनेमल है उसके ऊपर से गंदगी को अधिशोषित करता है। टीवी में ऐड में देखा होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? वही चारकोल हम यहां पढ़ रहे हैं। तो ये था बच्चों अधिशोषण। अब हम पहुंचते हैं अधिशोषण के प्रकार। मेन चीज अधिशोषण और अवशोषण मैं समझा चुका हूं, अंतर क्लियर हो गया होगा। अधिशोषण का मतलब जब किसी ठोस पदार्थ की या द्रव की केवल सतह द्वारा
अन्य पदार्थों को संयोजित किया जाता है तो वो कहलाता है अधिशोषण। और जब बल्क वाले भाग द्वारा या वो प्रक्रम जिसमें पदार्थ के कण पृष्ठ को भेद कर उसके स्थूल भाग में प्रवेश कर जाते हैं, बल्की पार्ट में, उसको हम कहते हैं अवशोषण। तो अब हम आते हैं अधिशोषण के प्रकार। तो बच्चों, अधिशोषण के दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण या फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन या भौतिक अधिशोषण, और दूसरा, अब तो आप समझ गए होंगे, एक भौतिक है तो दूसरा रासायनिक ही होगा। दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन या रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। अब ये क्या है? तो भौतिक अधिशोषण का मतलब है जब अधिशोष्य और अधिशोषक, दो ही तो अवयव होते हैं अधिशोषण के, एक अधिशोष्य एक अधिशोषक। जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं तो उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अब इस जो ये भौतिक अधिशोषण है, चूंकि इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं तो इसकी जो एंथैल्पी होगी, इन वान डेर वाल्स बलों की एंथैल्पी, वो 20 किलो जूल पर मोल, एक मोल से निकलने वाली एनर्जी। जब ये ध्यान रखेंगे बेटा, जब बंध बनेंगे दो अवयवों के बीच, दो परमाणुओं के बीच, चाहे वो रासायनिक बंध हो या वान डेर वाल्स बल हो, कोई सा भी बंध हो, जब बंध बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और जब हम बंध को तोड़ते हैं तो ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जब ये बंध बनते हैं तो इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा का मान कितना होता है? 20 किलो जूल पर मोल, एक मोल से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये जो अधिशोषण है ये अस्थायी होता है। अब जब ऊर्जा निकल रही है तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, चाहे भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण हो। चूंकि सतही प्रक्रिया है, किसी पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के अणु आकर संयोजित होते हैं। अब जब उस पर संयोजित होंगे तो किसी न किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तभी तो रुकेंगे। अब इस फोर्स के निर्माण में, जब फोर्स का या बल का या बंध का निर्माण होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। लेकिन इसमें चूंकि बल दुर्बल होते हैं तो कम ऊर्जा निकलती है। रासायनिक अधिशोषण में इसमें बल बहुत प्रबल होते हैं। रासायनिक बल कौन से होते हैं? सहसंयोजी बंध हुआ, जैसे सहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन बंध, इस टाइप के बंध जो होते हैं उनमें ऊर्जा अधिक मुक्त होती है क्योंकि वे प्रबल होते हैं। कोई भी बंध जितना ज्यादा मजबूत होगा उसमें से उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और उस बंध को अगर तोड़ना हो तो उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या लिखेंगे, क्या होगा? इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच रासायनिक बंध बनते हैं, जैसे सहसंयोजी बंध, इसलिए इसे हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। और इनकी बंधों की एंथैल्पी अधिक होती है क्योंकि मजबूत होते हैं। इनकी होती है लगभग 200 किलो जूल पर मोल के। ये इसमें अंतर है दोनों में। अब परीक्षा में अक्सर इन दोनों का अंतर आ जाता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, तो वो भी क्लियर कर लो भैया। यही पहला अंतर तो यही हो गया कि जो भौतिक अधिशोषण है उसमें वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं, भौतिक अधिशोषण में जो दुर्बल होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बल पाए जाते हैं, सहसंयोजी बंध हो जैसे। भौतिक अधिशोषण जो है उसमें ऊष्मा का मान, उत्सर्जित ऊष्मा का मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि इसमें 200 से 400
किलोजूल पर मोल तक होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। आप देखेंगे चौक को हमने पानी में डिप किया तो वो गिल्ली हो गई, थोड़ी देर उसको रख दो, पानी खत्म, चौक फिर सूख जाएगी, फिर डिप कर दो, फिर गिल्ली हो जाएगी। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जबकि रासायनिक अधिशोषण ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर लोहे पर जंग लग गया है तो उसको तुम कितने भी दिन इंतजार कर लो, वो जंग उसे छोड़ कर नहीं जाएगा। एक बार लग गया सो लग गया। तो ये रासायनिक अधिशोषण जो है वो कैसी क्रिया है? अनुत्क्रमणीय क्रिया है। अब चूंकि दोनों में ऊर्जा मुक्त हो रही है तो कैसी क्रिया हो गई? एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। और लाशा-तेलिय के नियम के अनुसार ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का अगर हम ताप बढ़ा दें तो उनकी दर कम हो जाती है, अर्थात जो एडजॉर्प्शन है वो ताप बढ़ाने पर घटता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण के केस में ये कुछ हद तक ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ेगा लेकिन फिर घटेगा। नेक्स्ट अंतर इसमें, जो भौतिक अधिशोषण है वो सामान्य होता है, अविशिष्ट। चौक को पानी में डाल दो तो भी गिल्ली हो जाएगी, तेल में डाल दो तो भी सतह पर तेल के अणु चिपक जाएंगे। या जैसे कमरे में मान लीजिए मेज रखी है, उस पर धूल के कण आके अपने आप बैठ जाएंगे। चाहे मेज किसी भी मटेरियल की बनी हुई हो, लोहे की हो, लकड़ी की हो, स्टील की हो, कांच की हो, धूल के कण अपने आप बैठ जाएंगे। अर्थात मेज की सतह और दूसरे पदार्थ के कणों के बीच वैन डर वाल बल बन जाते हैं। तो ये अविशिष्ट होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कांच की मेज है तो इस पर इसी के कण जमा होंगे, लोहे की होगी तो इस मटेरियल के होंगे, कुछ नहीं। किसी भी चीज की गंदगी कोई भी कण उस पर जमा हो सकता है। जबकि जो रासायनिक अधिशोषण है वो विशिष्ट होता है। बंध हमेशा सबके बीच नहीं बन सकते। जैसे सहसंयोजी बंध है वो तभी बनेगा जब दोनों कणों के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी। और अगर एक देने वाला तैयार हो, एक लेने वाला, जैसे Na और Cl है, उसके बीच सहसंयोजी बंध क्यों बनने लगा? वो तो वैद्युत संयोजी बंध ही बनेगा। तो जो रासायनिक अधिशोषण है वो विशिष्ट होता है। फिर एक है जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है या भौतिक अधिशोषण है, यो बहु आणविक परतें बनाता है या बहुपर्ती होता है। मेज के ऊपर एक लेयर धूल की जम गई, फिर उसके ऊपर दूसरी जम गई, तीसरी जम गई, बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी परतें इनके ऊपर जमती चली जाती हैं। जबकि जो रासायनिक अधिशोषण है वो एक परती होता है, उसमें केवल एक बार बॉन्ड बनेंगे सतह के परमाणु से या कण से और दूसरे परमाणु के बीच। उसमें केवल एक ही परत बनती है रासायनिक में। भौतिक अधिशोषण में कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है। कण आया, बैठ गया, हो गया अधिशोषित, अर्थात इसकी कोई सक्रियण ऊर्जा नहीं होती। जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सक्रियण ऊर्जा हम अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। किसी भी बंध को बनाने के लिए या किसी भी क्रिया को करने के लिए वो बैरियर, एक बैरियर होगा, उसको पार करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये इसके कुछ पॉइंट थे अंतर के, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के। अब इसी से एक मिलती जुलती टर्म है विशोषण। विशोषण, विशोषण या डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन, इसका क्या मतलब है? तो देखो, किसी भी पदार्थ की सतह पर अन्य पदार्थ के कण का आकर संयोजित होना, ये तो अधिशोषण था। अब इसकी उल्टी क्रिया, किसी पदार्थ की सतह पर अधिशोषित पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया, वो विशोषण कहलाती है। बिल्कुल अधिशोषण के विपरीत क्रिया है।
जैसे होली के दिनों में चेहरों पर गुलाल या रंग लगा दिया जाता है। अब वो रंग ऐसा नहीं कि हमारे खून में अंदर तक पहुंच गया, केवल हमारी स्किन पर रहता है, तो ये क्रिया अधिशोषण की है। घर आकर हम उसको साबुन से या किसी अन्य चीज से साफ कर लेते हैं, तो साफ करने की क्रिया क्या कहलाएगी? ये विशोषण कहलाएगी, क्योंकि इसमें हमने अपनी स्किन से अधिशोषित कलर्ड पार्टिकल्स को अलग करने की क्रिया की, तो ये विशोषण कहलाएगी। तो विशोषण जो है वो अधिशोषण के विपरीत क्रिया है। सामान्यतया विशोषण की क्रिया गर्म करके या दाब को कम करके संपन्न कराई जाती है। विशोषण कब होगा? जब हम गर्म कर दें या दाब को बढ़ा दें, कम कर दें, दाब को कम कर दें। जबकि अधिशोषण में मैंने अभी बताया ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है, तो अगर गर्म कर दोगे तो अधिशोषण कम हो जाएगा, और अधिशोषण कम होने का मतलब विशोषण। अगर हम अधिशोषण कम कर रहे हैं, पदार्थ को सतह पर नहीं बैठने दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विशोषण। तो टेम्परेचर को बढ़ाकर, टेम्परेचर तो ज्यादा कर दो, कम करोगे टेम्परेचर को तो अधिशोषण होगा, बढ़ा दोगे विशोषण होगा, और दाब को बढ़ाओगे तो अधिशोषण होगा, घटाओगे विशोषण होगा। ठीक है, ये थे हमारे भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर और विशोषण। अब अधिशोषण के लक्षण क्या हैं? कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है, अधिशोषण के लक्षण कैसे पहचानोगे कि यो अधिशोषण की प्रक्रिया है? तो इसके 3-4 लक्षण भैया याद रखेंगे। पहला लक्षण है कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः होने वाली, स्वतः प्रक्रिया है। स्वतः मतलब अपने आप होने वाली, स्वतः प्रक्रिया, इसी को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। पिछले साल भी हमने थर्मोकेमिस्ट्री या ऊष्मा रसायन में पढ़ा था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्वतः प्रक्रिया है, अपने आप होती है। आप लोग देखें, कभी अगर किसी मेज पे धूल जम जाती है तो क्या उस धूल को कोई डालने आता है मेज के ऊपर? स्वतः प्रक्रिया है, अपने आप हो जाएगी। घर को आप 3-4 दिन के लिए बंद करके बाहर चले जाएं, घर में आके देखेंगे तो अपने आप धूल जमी हुई मिलेगी। कितना भी पैक कर लें, अंदर धूल घुस जाती है। ये एक स्वतः प्रक्रिया है। ऐसे ही चाय के कप को आप रख दें खुले में, चाय ठंडी होनी है, ये स्वतः प्रक्रिया है, गर्म नहीं होगी। कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दें, गर्म हो जाएगी। कब तक? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक। तो ये सब ऐसी क्रियाएं स्वतः प्रक्रियाएं होती हैं। पानी को कहीं ऊपर से डालें या किसी भी चीज को ऊपर से गिरा दें, नीचे पृथ्वी पर आके गिरेगी। ये सब स्वतः प्रक्रियाएं हैं जो स्वतः होती हैं। ऐसे ही जो अधिशोषण है वो भी एक स्वतः प्रक्रिया है। दूसरा, ये एक पृष्ठीय घटना है, केवल पृष्ठ पर होगी, सरफेस फिनोमिना है, बल्क में नहीं होगा। अगर बल्क में होगा तो उसे हम अवशोषण कहेंगे। तीसरा लक्षण इसका, ये ऊष्माक्षेपी होती है। जब क्यों होती है? क्योंकि वो जब सरफेस पर दूसरे पदार्थ के कण अर्थात अधिशोष्य के कण अधिशोषक के साथ अधिशोषित होंगे तो बॉन्ड बनेंगे, चाहे वो वान डेर वाल्स बल हो, और बंध बनने में ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठोस या द्रव प्रावस्था में किसी घटक के पृष्ठ पर अधिक सांद्रता प्रदर्शित करता है, चाहे तो ठोस हो या द्रव प्रावस्था हो, उसमें किसी घटक की पृष्ठ पर अधिक सांद्रता प्रदर्शित होती है। क्यों होगी? क्योंकि जितना अधिशोषित होगा उतनी उसके पृष्ठ पर सांद्रता बढ़ती रहेगी। अच्छा, अधिशोषण एक ऐसा तंत्र है जिसमें मुक्त ऊर्जा कम हो जाती है, मुक्त ऊर्जा कम होती है और एंट्रोपी भी कम होती है। एंट्रोपी किसे कहते हैं हम?
एंट्रोपी, हालांकि पिछले साल हमने समझा था, यो ऊष्मा रसायन का ही टर्म है। एंट्रोपी का मतलब है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में कमी आएगी। जैसे गैस है, अगर हम गैस को अधिशोषित करें तो गैस के अणु तो स्वतंत्र होते हैं, अपनी इच्छा से विचलित होते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। लेकिन अगर हम उसका अधिशोषण करेंगे किसी सतह पर तो दाब बढ़ाएंगे। अब जब दाब बढ़ाएंगे और उसको अधिशोषित करेंगे तो अणु फिर स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, अर्थात वो एक व्यवस्थित रूप में बैठ जाएंगे। इसको हम कहते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी कम हो रही है। और सामान्य उदाहरण से समझो, क्लास में जब टीचर नहीं होते हैं तो आप लोग इधर उधर धमाचौकड़ी मचाए रहते हैं, दोस्त की कॉपी लेंगे, उससे बात करेंगे, दंगेबाजी चलेगी। उस समय आप लोगों की एंट्रोपी बहुत हाई होती है, उसे कहते हैं एंट्रोपी हाई होना। और जैसे ही टीचर क्लास में आए, बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, उस समय एंट्रोपी बहुत कम हो जाती है। तो अव्यवस्था को ऐसे समझें आप कि प्राकृतिक रूप, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। प्रकृति में एंट्रोपी ज्यादा करने की क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है। तो एंट्रोपी जो है वो अव्यवस्था को समझ लें आप। स्वतंत्र रूप से रहना या अव्यवस्थित रहना, यह एंट्रोपी है। ठीक। तो जो अधिशोषण है उसकी, उस क्रिया में एंट्रोपी कम हो जाती है। जब गैस को हम अधिशोषित करेंगे तो अधिशोषित तभी होगी जब गैस के कण उस पर बंध जाएंगे, और बंधन से तो एंट्रोपी कम होनी है। तो ये थे इसके लक्षण। अब कभी कभी अधिशोषण और अवशोषण की तुलना पूछ ली जाती है, उन दोनों में क्या अंतर है वो मैंने आपको समझा ही दिया है, आप लिख ही देंगे। अधिशोषण और अवशोषण दोनों कैसी घटनाएं हैं? पृष्ठीय घटनाएं हैं। सॉरी, अधिशोषण पृष्ठीय घटना है, और जबकि अवशोषण ये पृष्ठ के साथ साथ स्थूल में या संपूर्ण द्रव्यमान से संबंधित होती है। अधिशोषण में जो पदार्थ है वो केवल सतह पर रहता है, आंतरिक भाग से इसका कोई सरोकार नहीं है। जबकि अवशोषण में पदार्थ सतह पर और उसके बल्क में अंदर की तरफ भी जुड़ जाता है या एकत्र हो जाता है। तो जो अधिशोषण है वो केवल पृष्ठीय घटना है, अवशोषण पृष्ठीय के साथ साथ बल्कीय या स्थूल घटना भी है। इसमें पदार्थ केवल सतह पर रहेगा अधिशोषण में, जबकि अवशोषण में उसके आंतरिक भाग में भी रहता है। अधिशोषण में जो अणुओं की सांद्रता है, अधिशोषित अणुओं की, या जो अधिशोष्य पदार्थ है उसके अणु जो अधिशोषित हुए, अधिशोष्य की सांद्रता वो सतह पर अधिक होती है। जबकि अवशोषण में सतह पर सांद्रता कम होती है, उसके स्थूल में या बल्क में ज्यादा होती है। अधिशोषण की दर प्रारंभ में अधिक और बाद में कम हो जाती है, और साम्य आते आते वो दर बराबर हो जाती है। जबकि जो अवशोषण है वो साम्य आने तक समान दर से होता रहता है। साम्य दोनों में आएगा, लेकिन अवशोषण में समान दर से आएगा, समान दर से क्रिया होती रहेगी जब तक साम्य आएगा, और अधिशोषण में पहले तेजी से होगी फिर कम होने लगेगी। मेज पे जब धूल के कण इकट्ठे होंगे तो शुरू में तो आते रहेंगे, बहुत आएंगे, और धीरे धीरे जब ढेर लग जाएगा तो उस पर से फिर जब जगह नहीं होगी तो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, अर्थात क्रिया में कमी आ जाएगी दर में। अच्छा, इसमें जो अधिशोषण है उसमें साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में देरी से स्थापित होता है। अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य को अलग करना आसान है। मेज पे धूल जमा है तो धूल को मेज की सतह से अलग करना आसान है,
कपड़ा लाओ मारो अलग हो गई। लेकिन रासायनिक अवशोषण में से इन अवयवों को अलग अलग करना कठिन कार्य है। अवशोषण मतलब हमने कपड़े में पानी सोख लिया, अब पानी को कपड़े से तुरंत अलग करना ये कठिन कार्य है, कुछ समय लगेगा सुखाने में। निचोड़ेंगे भी तो भी जितना अतिरिक्त जल है वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो कपड़े के रेशों में अवशोषित हो गया उसे निकलने में समय लगता है, तो ये कठिन कार्य है। अब जैसे सिलिका जेल का नमी को अधिशोषण करना, चारकोल का NH3 को, माइका का नाइट्रोजन को, ऐसे ही टंगस्टन की सतह पर हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, या जंतु चारकोल द्वारा चीनी से रंगहीन होना, ये सब काय के उदाहरण हैं, ये सब अधिशोषण के हैं। जबकि अवशोषण के उदाहरण क्या हैं? जल में NH3 का अवशोषण, जल में NH3 का, जल में हमने अमोनिया घोल दी, NH4OH बन गया, तो वो अवशोषित हो गई उसमें पूरे बल्क में उसकी। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या चौक समझ लो आप, चौक द्वारा नमी का अवशोषण, ये अवशोषण का उदाहरण है। चौक द्वारा बहुत देर तक अगर उसे जल में रखेंगे तो अवशोषित होगा जल, वो अवशोषण का उदाहरण है। इस तरह अवशोषण और अधिशोषण, इसमें अंतर आ जाता है। उम्मीद है आपकी समझ में। अब इसमें एक चीज आती है, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक किसको? अधिशोषण को। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे प्रभावित करेंगे, अर्थात ऐसे कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारक हैं जिन पर अधिशोषण की दर निर्भर करती है। तो इसमें पहला जो फैक्टर है वो है अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति, इसकी प्रकृति पे प्रक्रिया निर्भर करेगी। क्या? यदि अधिशोष्य गैस है, इसकी प्रकृति पे कैसे निर्भर करेगी? अगर जो गैस है तो इस गैस को, इसमें से वो, मान लीजिए अधिशोष्य हमने गैस लिया और इसको हमें किसी पृष्ठ पर अधिशोषित करना है, तो वो गैस आसानी से अधिशोषित होगी जो दाब बढ़ाने पर आसानी से द्रवित हो जाए। जो दाब बढ़ाने पर द्रवित हो जाती हैं गैसें, वो अधिशोषक की सतह पर आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। अर्थात अधिशोषण की दर ऐसी गैसों की ज्यादा होगी जो दाब बढ़ाने पर द्रवित हो जाती हैं या जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है। क्रांतिक ताप आप लोग जानते ही हैं, वो ताप जिससे उच्च ताप पर दाब बढ़ाकर हम गैस को द्रवित नहीं कर सकते। तो जिन गैसों का क्रांतिक ताप उच्च होता है या जो दाब बढ़ाने पर आसानी से द्रवित हो जाती हैं, उनकी अधिशोषण क्षमता ज्यादा होती है। दूसरी चीज, जिस गैस का अणुभार अधिक होगा वो आसानी से द्रवित हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मान लीजिए हम उदाहरण लें, यहां ले लें, हाइड्रोजन है एक हमारे पास, एक नाइट्रोजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं पूछूं इन गैसों में से किसके अधिशोषण की दर सबसे अधिक होगी, तो अणुभार निकाल लेंगे। सबसे ज्यादा अणुभार किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो भैया CO2 की दर सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन का आता है, इससे कम नाइट्रोजन का अधिशोषण होगा, और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है तो उसका अधिशोषण सबसे कम होगा। इसी में एक एक्सेप्शन आपको बता दूं, मान लीजिए मैं पूछूं CO2 और NH3 में किसका अधिशोषण ज्यादा होगा भाई। अब देखिए CO2 का अणुभार इसका 12, इसका 16 दूनी 32, 44 होता है,
इसका n का 17 और 3 20, इसका 20 है। तो किसका अधिशोषण ज्यादा होना चाहिए हमारे नियमानुसार? CO2 का, लेकिन होता NH3 का ज्यादा है। इसका कारण क्या है? NH3 में हाइड्रोजन बंध और उपस्थित होते हैं। वंडरवाल फोर्स तो होते ही हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और होती है, तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इसकी अधिशोषण की दर अधिक होती है। तो ये नोट पॉइंट कर लेंगे, दिमाग में ध्यान रखेंगे। CO2 और NH3 में NH3 की अधिशोषण दर अधिक है। दूसरा फैक्टर है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? अधिशोषक का, जिसके ऊपर अधिशोषण की क्रिया हो रही है, उसका सरफेस एरिया कैसे प्रभावित करेगा अधिशोषण को? ये एरिया जितना ज्यादा होगा, जितनी बड़ी मेज होगी, उतने धूल के कण उस पर ज्यादा इकट्ठा होंगे, ऐसे समझो। तो जितना सरफेस एरिया अधिशोषक का अधिक होगा, उतने ही अधिशोषण की प्रक्रिया अधिक होगी, या ऐसे समझ लें, जितना अधिशोषण, जितना बारीक होगा पदार्थ, उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए हम ठोस पदार्थ में अधिशोषण कराना चाह रहे हैं गैस का, तो जितना हम बारीक रखेंगे, ऐसा समझो, मान लीजिए नमक है, नमक एक मैंने इतना मोटा बिना पिसा हुआ डिला आपकी जीभ पर रख दिया, तब आपको लगेगा नमकीन, लेकिन आप उसे बर्दाश्त कर जाएंगे। अब इतने मोटे डिले का मैंने बारीक चूर्ण करके पिसा हुआ नमक रख दिया जीभ पर, तो वो बहुत तीखा लगेगा, बहुत नमकीन लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वो बारीक बारीक कणों में बटा हुआ है। उसकी अच्छा, स्वाद हम कैसे महसूस करते हैं? ये भी तो अधिशोषण की प्रक्रिया है। हमारी जीभ की जो स्वाद ग्रंथियां हैं, उन पर पदार्थ जाकर अधिशोषित हो जाता है, और उसको हम महसूस करते हैं जब वो वान डेर वाल्स बलों से जुड़ जाता है। तो जीभ पर किसका अधिशोषण कब ज्यादा होगा? जब वो बारीक होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा है, उतना ही अधिशोषण भी अधिक होता है। तीसरी चीज ताप, तीसरा फैक्टर इसका ताप है। तो ताप तो मैंने बताया था अभी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी है। ताप बढ़ाएंगे तो कम होगी अभिक्रिया की दर, और ताप घटाएंगे तो अधिक होगी। चौथा था फैक्टर दाब, प्रेशर। दाब का क्या रोल है? दाब बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ जाता है, और दाब घटाने से अधिशोषण घट जाता है। ये थे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम इतनी देर से, लगभग 1 घंटे के लगभग होना आ गया, अधिशोषण पढ़ रहे हैं। भाई इसका फायदा क्या है? आपके दिमाग में आया होगा इसका महत्व, इसके एप्लीकेशन या अनुप्रयोग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, अपने लाइफ में इसका क्या यूज है? तो पहला यूज तो यही है भैया, इसमें परीक्षा में प्रश्न आएगा, और स्कोर करने के लिए ये पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज, इसी का अनुप्रयोग है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या नए उपकरण हैं, उनमें हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। सिलिका जेल, जैसा कि मैंने बताया था, सोडियम सिलिकेट या तो सोडियम सिलिकेट का और HCl का मिश्रण होता है सिलिका जेल में, या एल्युमिनियम जेल का यूज करते हैं हम इस काम के लिए। तो नमी को अधिशोषित करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग, ये इसका अनुप्रयोग है। रंग, गंध आदि को अवशोषित करने के लिए वनस्पति चारकोल का प्रयोग। अभी आप लोग देखते होंगे जो पानी का शोधन होता है, वाटर प्यूरिफायर, उसमें भी चारकोल का प्रयोग करते हैं। कैसे? नाले का कितना भी सड़ा हुआ पानी हो, उसमें से दुर्गंध और कलर को अलग करने के लिए चारकोल का उपयोग किया जाता है। वो चारकोल वाटर को प्यूरिफाई कर देता है। फिर उसके बाद उसमें अगला स्टेप करते हैं क्लोरीनीकरण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड करने के लिए। लेकिन कलर और गंध का निवारण चारकोल करता है। एक आपने देखा होगा फेशियल कराने में जंतु चारकोल का प्रयोग होता है। चीनी का भूरा रंग
मैंने बताया था चीनी जो फैक्ट्री में पहले बनती है वो भूरे कलर की, ब्राउन कलर की होती है। उसका भूरा रंग हटाने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम धातु पर अधिशोषित करने में अधिशोषण इसी का प्रयोग होता है, इसी का अनुप्रयोग है। और आपको एक मजे की बात बता दूं, पैलेडियम ऐसी धातु है जिसमें अपने द्रव्यमान से 600 से 900 गुना अधिक, अगर पैलेडियम का 1 ग्राम द्रव्यमान है तो ये अपनी सतह पर 600 से 900 ग्राम तक हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लेता है। इसमें अधिशोषण का उपयोग है। कुछ इंडस्ट्री में विषैली गैसों को, जहां विषैली गैसें निकलती हैं, वहां उसके प्रभाव को रोकने के लिए चारकोल के मांस का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैसों को अलग अलग करने के लिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, इनको अलग अलग करने के लिए नारियल के चारकोल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सभी अक्रिय गैसों की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न है। उसका फायदा हम उठाते हैं इसमें। कपड़े को रंगने में मोरडेंट, रंग बंधक, हम किसी कपड़े की रंगाई कराते हैं तो उसमें एक मोरडेंट का यूज करते हैं। मोरडेंट मतलब रंग बंधक, जो रंग को बांध के रखता है, रंग बंधक के रूप में। और इसका हम इस रूप में करते हैं फिटकरी का उपयोग, एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसमें हम फिटकरी का उपयोग, एलम का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ इसके अनुप्रयोग थे। एक आध चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे एक टर्म कभी कभी एक बच्चे ने मुझसे पूछी थी, लास्ट ईयर की बात है, सर शोषण क्या है? शोषण, इसे हम शोषण को कहते हैं जॉर्प्शन, SORPTION, सॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन नहीं, डिजॉर्प्शन विशोषण है, ये जॉर्प्शन है। इसका मतलब है वो प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण प्लस अवशोषण, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे हम शोषण कहते हैं। ठीक है। इस तरह मैंने आपको ये इसके अनुप्रयोग भी करा दिए। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये अधिशोषण होता क्यों है? मेन चीज जो थी, आखिर अधिशोषण होता ही क्यों है? किसी भी मेज पर या हमारे कपड़ों पर धूल के कारण ये क्यों बैठते हैं? इसका कारण ये है कि जो अधिशोषक है उसकी सतह पर, जैसे मान लीजिए ये पानी है, यहां इसके अंदर जल के अणु हैं बहुत सारे, ये एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं, एक बल लगाते हैं। तो जो अंदर वाले अणु हैं उनका बल तो संतुलित हो जाता है, ये इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर, और ऊपर वाला ये वाला अणु इधर खींचेगा। लेकिन जो सतह पर उपस्थित बल हैं उन पर केवल नीचे की तरफ बल लगता है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो है ही नहीं जल के अणु। तो नीचे की तरफ लगने के कारण इन पर एक असंतुलित बल अंदर की ओर लगता है, बल्क की ओर। और अंदर की ओर बल लगने के कारण कोई भी पदार्थ जब इनके ऊपर आता है तो ये अंदर की तरफ उसको खींच लेते हैं, खिंचाव महसूस रहता है इस पर। इसलिए जैसे इसके संपर्क में पदार्थ आएगा तुरंत ये उसको अपने साथ जोड़ लेंगे, संयोजित कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर पृष्ठीय बलों, ये पृष्ठ है इसका, और ये इन पर जो बल लगेगा वो पृष्ठीय बल, पृष्ठीय बलों के कारण किसी अन्य पदार्थ को, अणुओं या परमाणुओं की अन्य पदार्थ को अपनी ओर खींचना या अन्य पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं की सांद्रता का परिवर्तन अधिशोषण कहलाता है। इसके आधार पर अधिशोषण की ये परिभाषा होगी, कारण के आधार पर, कि किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर पृष्ठीय बलों द्वारा
किसी अन्य पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं की सांद्रता में परिवर्तन करना अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हमारा आज अधिशोषण वाला टॉपिक संपन्न होता है। जैसा मैंने बताया था 3 भागों में चैप्टर को पूरा करेंगे। पहला भाग था अधिशोषण, अब हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा भाग है उत्प्रेरण, कैटेलाइसिस, जिसमें हम उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला। और फिर तीसरा है कोलाइडी विलयन। तो अब हम अगली वीडियो में उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना काम करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई समस्या हो तो पूछते रहिए। धन्यवाद।